हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आज का टॉपर नीट साइंस। आज हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट को बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ए टू जी कंप्लीट करने वाले हैं, बिना कुछ स्किप किए। हर कॉन्सेप्ट को नेचुरल इंग्लिश में समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बॉटनी कंप्लीट हो चुकी है, उसकी फुल प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं कि आज इस चैप्टर में हमारा सफर कैसा रहेगा। ये है हमारा पूरा रोड मैप। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, मूवमेंट फंडामेंटल्स, फिर बॉडी के इंजन यानी मसल्स को डिटेल में समझेंगे। उसके बाद आएगा इस चैप्टर का सबसे क्रूशियल पार्ट, द कंट्रैक्शन मैकेनिज्म। फिर हड्डियों के ढांचे यानी स्केलेटल फ्रेमवर्क को देखेंगे। हड्डियां हैं तो उनके कनेक्शंस यानी जॉइंट्स को भी पढ़ेंगे। और लास्ट में कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स को कवर करेंगे। तो ए से जेड तक सब कुछ होगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। तो चलो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज, आपने मूवमेंट और लोकोमोशन ये दोनों वर्ड्स सुने होंगे, राइट? अक्सर लोग इनको एक ही समझ लेते हैं कि दोनों का मतलब एक ही है, पर क्या ये सच में सेम है? बिल्कुल नहीं। और इनका डिफरेंस समझना इस पूरे चैप्टर का फाउंडेशन है। सो लेट्स गेट दिस क्रिस्टल क्लियर। देखो, इसको एकदम सिंपल तरीके से समझो। लोकोमोशन का मतलब है अपनी लोकेशन, अपनी जगह चेंज करना। सिंपल, अगर आप एक पॉइंट से उठकर दूसरे पॉइंट तक जाते हो तो वो लोकोमोशन है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट होना कंपलसरी है, ठीक है? अब आते हैं मूवमेंट पे। मूवमेंट एक बहुत बड़ा, एक ब्रॉडर टर्म है। एक ही जगह पे बैठकर हाथ हिलाना, आंखें झपकाना, ये सब मूवमेंट है। इसमें लोकेशन चेंज नहीं हो रही। तो सिंपल सा रूल क्या बना? सारे लोकोमोशंस मूवमेंट हैं, पर सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते। ये लाइन एनसीईआरटी की है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर ना 3 मेन तरह के मूवमेंट्स होते हैं। सबसे पहला है अमीबॉइड मूवमेंट। ये नाम अमीबा से आया है। जैसे अमीबा चलता है ना सूडोपोडिया बनाकर, बिल्कुल वैसे ही हमारे कुछ सेल्स जैसे मैक्रोफेजेस और डब्ल्यूबीसीज मूव करते हैं। सोचो जैसे पुलिस चोर का पीछा कर रही हो। दूसरा है सिलियरी मूवमेंट। इसमें सिलिया यानी छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स एक साथ वेव की तरह मूव करते हैं। एग्जाम्पल, हमारी सांस की नली ट्रेकिया में ये डस्ट पार्टिकल्स को बाहर फेंकते हैं और फिलोपियन ट्यूब में ओवम को आगे धकेलते हैं। और तीसरा, जो इस चैप्टर का मेन हीरो है, मस्कुलर मूवमेंट। हमारे हाथ, पैर, टंग सब कुछ इसी से चलता है और लोकोमोशन के लिए तो यही एसेंशियल है। चलो अब बात करते हैं उस चीज की जो इन सब मूवमेंट्स को पॉसिबल बनाती है। बॉडी का इंजन क्या है वो? ऑब्वियसली मसल्स। ये जो मसल्स है ना, ये मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं। और आपको पता है, आपके टोटल बॉडी वेट का लगभग 40 से 50% तो सिर्फ मसल्स ही हैं। दैट्स अ ह्यूज नंबर। ओके, ये टेबल आपकी एनसीईआरटी में है और इससे डायरेक्ट सवाल आते हैं। सो फुल फोकस हियर। देखो, 3 टाइप के मसल्स हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। पहला फीचर अपीयरेंस। स्केलेटल में स्ट्राइएशंस यानी स्ट्राइप्स हैं, स्मूथ में नहीं है, इसीलिए नॉन स्ट्राइएटेड। और कार्डियक, दिल वाला, उसमें भी स्ट्राइप्स हैं। अब आओ कंट्रोल पे। स्केलेटल जैसे बाइसेप्स आपकी मर्जी से चलता है, तो ये वॉलंटरी हुआ। स्मूथ और कार्डियक ये दोनों आपके कंट्रोल में नहीं है, सो इनवॉलंटरी। स्ट्रक्चर में देखो, स्केलेटल अनब्रांच्ड है और मल्टीन्यूक्लिएटेड, स्मूथ अनब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लिएटेड, पर कार्डियक ब्रांच्ड है और यूनिन्यूक्लिएटेड। इसका ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन तो क्लियर ही है। और जंक्शंस, कार्डियक मसल में गैप जंक्शंस होते हैं। क्यों? ताकि सिग्नल पूरे हार्ट में तेजी से फैले और सारे सेल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, एक यूनिट की तरह। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। अब चलो एक मसल को जूम करके देखते हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोप के नीचे। सोचो, पूरा मसल एक मोटी केबल जैसा है जिसके ऊपर एपिमाइसियम की कवरिंग है। इस केबल के अंदर आपको पतली पतली वायर्स के बंडल्स मिलेंगे। इन बंडल्स को कहते हैं फैसिकल्स और इनकी कवरिंग है पेरीमाइसियम। अब एक बंडल को बाहर निकालो, उसके अंदर और भी पतली वायर्स हैं। ये हैं मसल फाइबर्स या मसल सेल्स। इनकी कवरिंग है एंडोमाइसियम। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस मसल फाइबर के अंदर भी और भी बारीक धागे हैं जिनको कहते हैं मायोफाइब्रल्स। और ये मायोफाइब्रल्स बने होते हैं 2 प्रोटीन से, एक्टिन और मायोसिन। समझ आया हायरार्की? मसल, फैसिकल, मसल फाइबर, मायोफाइब्रल। सिंपल। ओके, अब जो मसल सेल या मसल फाइबर है ना, उसके पार्ट्स के कुछ स्पेशल नाम हैं। जैसे नॉर्मल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यहाँ यूज कहते हैं सार्कोलेमा। नॉर्मल साइटोप्लाज्म को यहाँ कहते हैं सार्कोप्लाज्म। और सबसे, आई रिपीट, सबसे इंपॉर्टेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहाँ कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
इस नाम को दिमाग में छाप लो। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम आयंस का स्टोर हाउस है। सारा कैल्शियम यहीं जमा रहता है और आगे आप देखोगे कि ये कैल्शियम ही कॉन्ट्रैक्शन का हीरो है। तो अब तक हमने सारा सेटअप समझ लिया। अब आते हैं इस चैप्टर के हार्ट पे। आखिर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है? वो क्या मैजिक है जिससे हम हाथ उठा पाते हैं, चल पाते हैं? इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें मसल के फंक्शनल यूनिट को देखना पड़ेगा, और वो फंक्शनल यूनिट है द सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या है? सिंपल, ये दो सक्सेसिव जी लाइंस के बीच का पोर्शन है। आप इसको अ फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हो। इसके अंदर आपको लाइट और डार्क बैंड्स दिखेंगे। जो लाइट बैंड है वो है आई बैंड यानी आइसोट्रॉपिक बैंड, और जो डार्क बैंड है वो है ए बैंड यानी एनआइसोट्रॉपिक बैंड। ए बैंड के बीच में एक थोड़ा सा लाइटर एरिया होता है जिसे एच जोन कहते हैं। बस इतना याद रखो, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये पूरा सार्कोमियर छोटा हो जाता है। अब इस सार्कोमियर के अंदर दो मेन हीरो हैं। पतला वाला हीरो है एक्टिन और मोटा वाला हीरो है मायोसिन। एक्टिन फिलामेंट एक्चुअली दो एफ एक्टिन से बना है, जो जी एक्टिन के छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है। अब जब मसल रिलैक्स कर रहा होता है तो एक्टिन के ऊपर दो बॉडीगार्ड्स खड़े रहते हैं, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। इनका काम क्या है? ये मायोसिन को एक्टिन से चिपकने से रोकते हैं। अब मायोसिन को देखो, ये मेरोमियोसिन का पॉलीमर है। इसका एक हेड है जो हमेशा एक्टिन से मिलना चाहता है। इस हेड पे दो बाइंडिंग साइट्स हैं, एक एटीपी के लिए जिसे एनर्जी मिलती है और दूसरी एक्टिन के लिए जिससे ये चिपक सके। तो अब देखो कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। नंबर 1, ब्रेन से सिग्नल चलता है एक मोटर न्यूरॉन के जरिए। नंबर 2, ये सिग्नल जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर पहुंचता है तो एक केमिकल एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। नंबर 3, इस केमिकल की वजह से मसल के सर्कोलेमा में एक करंट यानी एक्शन पोटेंशियल दौड़ता है। नंबर 4, ये करंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचता है और उसको ऑर्डर देता है कैल्शियम रिलीज करो। नंबर 5, जैसे ही कैल्शियम बाहर आता है वो सीधा जाकर ट्रोपोनिन से जुड़ जाता है, और ट्रोपोनिन क्या करता है? वो ट्रोपोमायोसिन को साइड कर देता है, मतलब बॉडीगार्ड्स हट जाते हैं। एक्टिन के एक्टिव साइट्स ओपन हो जाते हैं। और स्टेप 6, जैसे ही साइट्स ओपन होते हैं मायोसिन हेड तुरंत वहां जाकर चिपक जाता है, और इस कनेक्शन को कहते हैं क्रॉस ब्रिज। और फिर शुरू होता है असली खेल। तो जब ये क्रॉस ब्रिज बनता है और मायोसिन एक्टिन को खींचता है तो सार्कोमेयर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये टेबल सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो, आई बैंड छोटा हो जाता है, एच जोन तो लगभग गायब ही हो जाता है, और इन दोनों के छोटे होने से पूरा सार्कोमेयर भी शॉर्टन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक स्टार मार्क कर लो, ए बैंड की लेंथ बिल्कुल चेंज नहीं होती। आई रिपीट, ए बैंड रिमेन्स अनचेंज्ड। नीट का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ऐसा क्यों? क्योंकि फिलामेंट्स की लेंथ कम नहीं हो रही, वो बस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, और इसी का नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ओके, तो हमने बॉडी का इंजन तो समझ लिया, यानी मसल्स। लेकिन इंजन को चलने के लिए एक चैसी, एक फ्रेम तो चाहिए ना। बिना फ्रेम के इंजन क्या करेगा? तो अब हम बात करेंगे उसी फ्रेम की, हमारी बॉडी के आर्किटेक्चर की, द स्केलेटल सिस्टम। तो एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? सबको पता है, 206। इन 206 बोन्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है एक्सियल स्केलेटन। इसमें वो बोन्स आती हैं जो बॉडी की मेन एक्सिस यानी सीधी लाइन बनाती हैं, जैसे कि स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, टोटल 80 बोन्स। बाकी बची हुई बोन्स आती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। इसमें आपके हाथ, पैर और उनको एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने वाले गर्डल्स आते हैं, और इसमें होती हैं टोटल 126 बोन्स। 80 + 126 हो गया 206। चलो अब वर्टेब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी को देखते हैं। इसमें टोटल 26 वर्टेब्रे होते हैं जो अलग अलग रीजन्स में होते हैं। इनका सीक्वेंस और नंबर याद रखना जरूरी है। इसके लिए एक मस्त निमोनिक है, कैन टॉल लाइन स्टिल क्लाइम। चलो इसको डिकोड करें। कैन से सी यानी सर्वाइकल जो 7 होते हैं, टॉल से टी यानी थोरैसिक जो 12 होते हैं, लायन से एल यानी लंबर ये 5 है, स्टिल से एस यानी सैक्रल जो फ्यूज्ड होकर 1 बन जाता है, और क्लाइम से सी यानी कॉक्सीजियल ये भी फ्यूज्ड होकर 1 बन जाता है। हो गया ना सिंपल। ओके, अब आते हैं रिब्स पर। हमारे पास 12 पेयर्स हैं। इनको 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहले 7 पेयर्स हैं ट्रू रिब्स। इनको ट्रू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से और आगे डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ती हैं, बिल्कुल सच्ची कनेक्शन। फिर आते हैं 8, 9 और 10th पेयर। ये है फॉल्स रिब्स। ये पीछे तो वर्टिब्रे से जुड़ती हैं पर आगे डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ती, बल्कि 7th रिब के कार्टिलेज से जुड़ती हैं, इसलिए ये झूठी यानी फॉल्स है।
और लास्ट के 2 पेयर्स 11th और 12th ये है फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये बेचारे आगे किसी से जुड़ते ही नहीं, हवा में फ्लोट करते रहते हैं। सिंपल। तो हमने हड्डियों का पूरा फ्रेम देख लिया, लेकिन अगर ये हड्डियां बस एक दूसरे से जुड़ जाती तो हम तो स्टैचू बन जाते, हिल भी नहीं पाते। तो मूवमेंट के लिए क्या जरूरी है? जॉइंट्स। जॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहां 2 या 2 से ज्यादा हड्डियां आपस में मिलती हैं और मूवमेंट को अलाउ करती हैं। चलो उनके टाइप्स देखते हैं। बेसिकली 3 मेन टाइप के जॉइंट्स हैं। पहला, फाइब्रस जॉइंट्स। इनमें मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता, इमूवेबल। एग्जाम्पल, आपके स्कल की हड्डियों के बीच के सूचर्स। दूसरा है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। इनमें थोड़ा बहुत मतलब लिमिटेड मूवमेंट होता है, जैसे आपकी वर्टिब्राe के बीच में। और तीसरा, सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट, सिनोवियल जॉइंट्स। इनमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट अलाउ करते हैं, जैसे आपका कंधा, घुटना, कलाई, ये सब सिनोवियल जॉइंट्स हैं। अब सिनोवियल जॉइंट्स के भी अलग-अलग टाइप्स हैं। इनको याद करने के लिए एक फनी सा निमोनिक है, सैड PNG हैज़ अ बॉल हिंज। सोचो, PNG कंपनी सैड है। चलो इसको ब्रेक करते हैं। सैड से S यानी सैडल जॉइंट, एग्जाम्पल अंगूठे का जॉइंट। P से पिविट जॉइंट, जैसे हमारी गर्दन में एटलस और एक्सिस के बीच। G से ग्लाइडिंग जॉइंट, जैसे कार्पल्स यानी रिस्ट बोन्स के बीच। फिर बॉल से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो शोल्डर और हिप में मिलता है। और हिंज से हिंज जॉइंट, जैसे दरवाजे का कब्जा होता है, बिल्कुल वैसे ही घुटने और कोहनी में। इजी है ना? तो अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, हमने देखा कि सिस्टम काम कैसे करता है, पर हमेशा सब ठीक नहीं रहता, राइट? कभी-कभी इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, और नीट में मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस इस टॉपिक से बहुत आते हैं। तो चलो इन कॉमन डिसऑर्डर्स को भी अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, इस टेबल पे फोकस करो। मायस्थीनिया ग्रेविस, इसका कीवर्ड है ऑटो इम्यून। इसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे अटैक करता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसका कीवर्ड है जेनेटिक। ये एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें मसल्स धीरे धीरे अक्सर खत्म होने लगते हैं। टेटनी, इसका कीवर्ड है लो कैल्शियम। बॉडी में कैल्शियम कम होने से मसल्स में अचानक से वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस यानी ऐंठन होने लगती है। आर्थराइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। सिंपल। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब पोर्स। इसमें बोन मास कम हो जाता है, स्पेशली एज के साथ। और आखिरी है गाउट, इसका कीवर्ड है यूरिक एसिड। जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन होता है। चलो आखिरी 2 मिनट में पूरे चैप्टर का रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। रेडी? सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या कांस्टेंट रहता है? ए बैंड। कैल्शियम का स्टोर हाउस कौन है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब निमोनिक्स। वर्टिब्रे का सीक्वेंस, कैन टॉल लायन स्टिल क्लाइंब? सर्वाइकल 7, थोरासिक 12, लंबा 5, सेक्रल 1, कॉक्सिजियल 1। और सिनोवियल जॉइंट्स, सैड PNG हैज अ बॉल हिंज, सैडल, पिवट, ग्लाइडिंग, बॉल एंड सॉकेट, हिंज। ये सब आपको बिल्कुल रट्टा होना चाहिए। अगर अब आपको लग रहा है कि सब क्लियर हो गया है तो एक बार रिवाइज जरूर करना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। स्टे फोकस्ड ऑन नीट 2027।